मैकेनिज्म इसमें डील करेंगे। इससे पहले जो पार्ट 10 थे हेलोकेन हेलोरीन्स के, उसमें हमने लास्ट टॉपिक, जो लास्ट वीडियो थी, जो लास्ट लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने SN2 और SN2 के फैक्टर्स पढ़े थे। तो ये कुछ नोट्स मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं SN1 मैकेनिज्म से रिलेटेड। इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, आपको SN1 मैकेनिज्म का एक ओवरव्यू दे देते हैं। तो वेलकम टू दी पार्ट 11। ठीक है, किसमें डील करने वाले हैं? SN1 में। तो बच्चों एक रिएक्शन लेते हैं। लेट्स टेक वन रिएक्शन। टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेते हैं, उसमें हम लोग टर्ड मतलब 3 डिग्री वाला, और इसकी रिएक्शन हम KOH यानी कि हम OH माइनस के साथ कराते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सोच के देखो, सोचो सोचो सोचो। हमें प्रोडक्ट मिलेगा अ सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि CH3 यानी कि टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, और आपका जो Br माइनस है ये लीव कर जाएगा, ये लीविंग ग्रुप हो गया। अब मुद्दे की बात आती है कि जब हमने इसका रेट देखा, केमिकोकाइनेटिक्स अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ ली होगी तो आप ये बात बेखूबी तरीके से जानते होंगे। इसका जब हमने रेट देखा तो रेट सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज पे डिपेंड कर रहा था। दिस इज द सबस्ट्रेट एंड दिस इज द अटैकिंग रिएजेंट। रिएक्टेंट्स के दो पहलू होते हैं, एक अटैकिंग रिएजेंट है यहाँ पे OH माइनस, जो कि अटैक करने वाला है एक सबस्ट्रेट पे जिसका नाम है टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और मैंने यहाँ पे एग्जांपल जानबूझ के टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड का लिया। ऐसा क्यों लिया अभी आप लोग तुरंत समझ जाओगे। तो यहां पर बेटा अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडिंग ओनली अपॉन द टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द OH माइनस। इट मींस इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 1 है, और ये एक्सपेरिमेंटली ही प्रूव होता है। और ऑर्डर आपका स्लो स्टेप से निकाला जा सकता है, या रेट आपका स्लो स्टेप से निकाला जाता है, क्योंकि स्लो स्टेप क्या होता है? स्लो स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। नोट्स बनाते रहिएगा बच्चों, नोट्स जैसे साथ साथ बनाते रहेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों हम लोगों ने इसकी मैकेनिज्म करके देखी कि आखिर में ये पर्टिकुलर रिएक्शन हुई कैसे। So moving on to the mechanism of this reaction, it is further categorized into 2 steps. Step 1 एक स्लोवेस्ट स्टेप है जहां पे हेट्रोलिटिक प्रोसेस होगा। काहे का हेट्रोलिटिक प्रोसेस होगा भाई? अरे C और Br के बीच में हेट्रोलिटिक फ्यूजन ही तो होगा। अच्छा ये स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप क्यों है? क्योंकि ना हम कोई टेम्परेचर दे रहे हैं, ना हम कोई प्रेशर दे रहे हैं, और हम चाह ये रहे हैं कि हमारा C और Br के बीच में जो बॉन्ड है वो भी अच्छे तरीके से टूट जाए। ये C पार्शियल पॉजिटिव, Br पार्शियल नेगेटिव। Br is more electronegative, that's why it will tends to cleave this bond. इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? यहाँ पे हेट्रोलिटिक फ्यूजन हो रहा है। बच्चों जब हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगा तो आपको प्रोडक्ट्स क्या दिखाई देंगे? आपको प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे अ जनरेशन ऑफ अ कार्बोकैटायन, और वो भी कौन सा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन काफी ज्यादा स्टेबल होता है। तो समझ में आया, मैंने सबस्ट्रेट में जानबूझकर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल लिया था ताकि हमें मोस्ट स्टेबल मिल जाए। मतलब 1 2 3 में मोस्ट स्टेबल है ना, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन मिल गया है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब हम इसका क्या करने वाले हैं? अचार डालने वाले हैं? नहीं जी। तो फिर क्या करने वाले हैं? तो जरा समझिएगा यहाँ पे। This step 1, as I told you, is a slow step, and since it is a slow step, it will be a rate determining step. And since it is a rate determining step, that's why we can say that the rate of this particular reaction is equal to K multiplied by the molar concentration of this particular thing, third butyl bromide. And it is not at all depending upon the molar concentration of the nucleophile. Very good. Proceeding to the further, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा स्पेस और चाहता हूं
ताकि मैं आपको अब स्टेप 2 करके दिखा सकूं। स्टेप 2 ये थोड़ा फास्ट होगा और होगा क्या, अब देखो कार्बोकेटायन मिल चुका है, खाली जगह बाकी है और धड़ाके से अटैक हो जाएगा। किसका? एक न्यूक्लियोफाइल का। अब वो न्यूक्लियोफाइल चाहे कोई भी हो। यहां पे वैसे हमने OH माइनस रखा था, तो दिस वन विल बी द फास्ट स्टेप। OH माइनस आएगा, अंदर की तरफ घुस जाएगा। तो देखो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अब आपने दो तरीके के पढ़ लिए हैं। एक आपने पढ़ लिया है SN2 और एक आप यहां सामने सामने देख रहे हो SN1। तो डिफरेंस देख पा रहे हो दोनों में? क्या डिफरेंस है? एक है जबरदस्ती किसी को खिसका देना और एक है इज्जत के थ्रू। SN2 में क्या था, एक आदमी बैठा है, जबरदस्ती एक बंदा आ रहा है, उसको हटा रहा है घूसे लाते चलाकर और खुद बैठ पा रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। SN1 में क्या हो रहा है, पहले जो बैठा है वो निकल रहा है, एक खाली जगह बन रही है कार्बोकेटायन के रूप में, और तब OH माइनस का अटैक हो रहा है, तब कोई दूसरा बंदा आकर बैठ रहा है। भाई एक बस में आप ट्रैवल कर रहे हो, उसमें एक सीट है, उस सीट में एक जन ऑलरेडी बैठा है, आप खड़े हैं और आप बलवान हैं, आप सोच रहे हैं यार इसको हटाकर खुद बैठ दिया जाए, तो आप क्या करते हो, चल निकल 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 निकल, खिसक खिसक, ऐसे ढिशुम ढिशुम लाते घूसे चलाए और उसको निकाल कर फेंक दिया। याद रखना, वो बंदा कमजोर होना चाहिए तुमसे, यानी कि वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए और तुम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने चाहिए, तभी जबरदस्ती कर पाओगे। तो SN2 में जबरदस्ती, ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल होता है, जबरदस्ती पिछवाड़े से अटैक होता है, नया वाला जुड़ जाता है, पुराना वाला निकल जाता है। तो वो बंदा जो बस में ट्रैवल कर रहा है, जो शक्तिशाली आदमी है, वो उसको जबरदस्ती खिसकाकर हटा देगा और खुद बैठ जाएगा। अच्छा, एक तरीका ऐसा भी तो है SN1 की तरह कि पहले इस बंदे से रिक्वेस्ट करे, एक्सक्यूज मी सर, कैन यू प्लीज स्टैंड अप, आप उठ जाइए, मुझे जगह दे दीजिए। हाँ, तो वो बंदा उसकी इज्जत करे, कदर करे, तो खुद उठ जाए, यानी कि कार्बोकेटायन बना ले, खाली जगह बना दे, और तब वो OH माइनस यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर बैठ जाए। तो आई होप आपको SN1 और SN2 का एक बेसिक कंसेप्ट अब तक समझ में आ गया होगा। भाई SN2 का तो पहले ही आ गया था, अब ये रहा SN1। तो SN1 और SN2 के बीच में एक कंपैरिजन वीडियो है जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे SN1 पे ही फोकस करेंगे। तो SN1 में हमने क्या देखा, द फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन, एंड सिंस इट इज अ स्लो स्टेप इट विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, and in the second step it is a fast step, incoming nucleophile will attack into the vacant orbital of the carbon atom। अब आइए इसको नोट करने के बाद हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पर ध्यान देते हैं। So the very first point which we can see over here is, क्या बात है, ये तो हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया कि रेट सिर्फ आपका टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे डिपेंड कर रहा है, वो आपका न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अच्छा भैया, यहाँ पे जो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी है वो 1 है। यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, पता है ना? यूनिमोलिकुलर का मतलब हुआ कि इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 1 है। Molecularity means the total number of reacting species which are effectively colliding to form the products. And since we can see that in the slowest step, which is a rate determining step, only this is participating. That's why we can say that the molecularity is equal to 1. Order तो बट obvious की बात है 1 है, क्योंकि order तो पूरा आपका rate law पे ही depend करता है। Rate of reactivity depends upon the stability of the carbocation. जितना stable carbocation होगा, उतनी ज्यादा और उतनी तेज ये SN1 रिएक्शन होगी। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा अच्छे से रिएक्शन दिखाएगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, क्योंकि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर ही यही होता है। इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। 2 स्टेप रिएक्शन तो है ही है। स्टेप 1 में कार्बोकेटायन बनता है, स्टेप 2 में आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये तो मैं बता ही चुका हूं। As nucleophile is not involved in this stage, neither its strength nor concentration influence the rate of SN1। अच्छा पॉइंट है। क्या कभी कभार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम ये न्यूक्लियोफाइल ना लेकर वो न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे तो SN1 के रेट में क्या कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा,
क्यों? क्योंकि आप रेट देखिए ना, रेट यहां पर SN1 के केस में न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट कि वो कमजोर है, वो ज्यादा है, उसका कंसंट्रेशन कम है कि उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है. It does not depend upon the rate of the SN1. So again I am coming to the last point. It's very important. As nucleophile is not involved in this stage, neither its strength nor concentration influence the rate of SN1. So these are some features, and let's continue to some another features of the SN1 mechanism. आप लोग आराम से वीडियो को बेटा पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये नया तरीका आपको कैसा लगा. बच्चों काफी मेहनत लग रही है मेरी, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे पहले नोट्स बना रहा हूँ, फिर उसे स्कैन करके PDF बना रहा हूँ, फिर उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो आप लोगों के वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे चाहिए. तो नेक्स्ट है कि अटैक कहाँ से होगा, आगे से कि पीछे से, ऊपर से कि नीचे से. तो भैया देखो, जब कार्बोकैटायन क्या है, एक प्लेनर है, एज कार्बोकैटायन इज प्लेनर और न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक हो रहा है, तो वो पीछे और आगे या ये कह लो ऊपर या नीचे दोनों तरफ से अटैक कर सकता है. And if the alkyl halide is optically active, then the product is the racemic mixture, that is SN1 is accompanied by racemization. ओ भाई जी, ये बात बड़ी दिल को छू गई सर जी, इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिए आप. तो आइए बच्चों, एक्सप्लेनेशन में मैं क्या कह रहा हूं, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक नया एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें कायरल कार्बन हो. अच्छा, ये कायरल कार्बन क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जिसमें सारे ग्रुप्स अलग अलग हो, जैसे यहां पर. और मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये वेज एंड डैश डायग्राम होता है. इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट दी मोस्ट ऑफ द 3D ज्योमेट्रीज, 3D स्ट्रक्चर्स. तो टेट्राहेड्रल कंपाउंड ले लिया, एक कार्बन यहाँ पे कायरल है क्योंकि सारे ग्रुप्स अलग हैं, क्योंकि एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ ब्रोमाइड है, एक तरफ इथाइल है और एक तरफ हाइड्रोजन है. अब बच्चों होगा क्या, जब मान लीजिए OH- इस पे अटैक करने की कोशिश करेगा, तो पहले स्टेप में क्या बनता है? पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है. तो कार्बोकैटायन आपको बनता हुआ कैसा दिखाई देगा? कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा. कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसलिए उसकी जो शेप होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है. क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर. ये देखिए 120 डिग्री एंगल, ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन. तो सिंस इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्यों है? तो जस्ट काउंट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स आर देयर. sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो ट्राइगोनल प्लेनर है, यानी कि एक ही प्लेन में है. अब अगर कोई चीज एक ही प्लेन में पड़ी है तो अटैक चाहे ऊपर से कराओ चाहे नीचे से कराओ, बात तो एक ही. तो बेटा जरा बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा. अगर हम लोग यहां पे मान लेते हैं अटैक टॉप साइड से करा रहे हैं और यहां पे अटैक हम लोग बॉटम साइड से करा रहे हैं, टॉप कह लो या फ्रंट साइड कह लो, बॉटम कह लो या बैक साइड कह लो, तात्पर्य एक ही है. तो मान लीजिए टॉप साइड यानी कि फ्रंट साइड, यानी कि यहां से अटैक हो रहा है, तो आपका स्ट्रक्चर ये बनकर आएगा, है ना. आई एम जस्ट राइटिंग द पॉसिबिलिटी, क्या हो सकता है. ये लीजिए भाई साहब, अब जरा इस A स्ट्रक्चर को B स्ट्रक्चर को कंपेयर करो. क्या तुम्हें कुछ डिफरेंट दिखाई दिया? बस इतना दिखाई दिया होगा कि Br हट गया, उसके बदले OH आ गया. जहां H था वहां H है, जहां CH2CH3 था वहां CH2CH3 है, जहां मिथाइल था वहां मिथाइल है. कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं है. तो यानी कि जब हम टॉप अटैक करेंगे या फ्रंट अटैक करेंगे तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी, और जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है तो हम उसे कहते हैं कि ये हमें रिटेंशन मिल रहा है. क्या मिल रहा है? रिटेंशन. जैसा है वैसा ही रह रहा है. लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर हम बॉटम से अटैक करते हैं यानी कि पिछवाड़े से अटैक मारते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा
भली भांति इस रूप में आ जाता है। ये लीजिए, अब फिर से कंपेयर करिए बच्चों, यहां Br था लेकिन अब OH एकदम अपोजिट साइड में है, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज आपको ऐसा दिख रहा होगा कि जैसे इन्वर्जन हो गया है। वो कोई अंग्रेजी वर्ड इसके लिए सुटेबल है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो मान लेते हैं कि ये आपका एक एनेंटियोमर है जो कि प्लस है या डी है, और एक एनेंटियोमर मान लेते हैं ये नेगेटिव है या एल है, यानी कि 50% आपको ये मिल सकता है, 50% आपको ये मिल सकता है। तो जिसमें डी और एल 50-50% मिलते हैं उसको रेजमिक मिक्सचर कहते हैं और प्रोसेस को रेजमाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स की थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, एक बेसिक वर्ड्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो टेंशन मत लीजिएगा, एक पार्ट आएगा, आने वाला है, आगे जाकर देख सकते हैं आप, जिसमें हम निकालेंगे द इंपॉर्टेंट टर्म्स और terminologies which are used in the optical isomerism of the alkyl halides, जिसमें inversion, retention, chiral, optical activity, enantiomers, इन सब की definitions के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम ये मान लेते हैं, ये याद कर लेते हैं कि जिसमें 50% रिटेंशन या 50% इन्वर्जन हो, यानी कि 50% आपका D मिल रहा हो, 50% आपका L मिल रहा हो, तो ऐसे लोगों को रेसमिक मिक्सचर्स कहते हैं। 50% D, 50% L will gives you racemic mixture. Sorry. और इसी प्रोसेस को रेसेमाइजेशन कहते हैं। अब बवाल वाली बात तो बेटा एक और है, एक बात और है वो नोट करने वाली कि कंप्लीट रेसेमाइजेशन कभी नहीं मिलता, हमेशा आपको पार्शियल रेजमाइजेशन ही मिलता है। ये बात आप नोट करके लिख लीजिएगा। You will never get the complete resomization, you will always get the partial resomization, जिसमें इन्वर्जन का थोड़ा सा ज्यादा होगा as compared to retention। यानी कि इन्वर्जन प्रोडक्ट का जो परसेंटेज हम यहाँ 50-50 मान रहे थे वो हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो एज कंपेयर टू रिटेंशन। तो ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व थिंग है, वरना तो हम लोग थ्योरेटिकली यही कहते हैं कि 50% डी है, 50% एल है, और SN1 अकर्स थ्रू रेसमाइजेशन। SN2 में क्या होता था, सिर्फ इन्वर्जन होता था, यहाँ पे इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों है, जिसमें इन्वर्जन का मात्रा थोड़ा सा ज्यादा है। तो आइए इन्हीं पॉइंट्स को लेकर हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। यहां तक अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इन एल्किल हैलाइड नहीं, इफ द एल्किल हैलाइड इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो जैसे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर अभी हमने लेकर बताया, देन द प्रोडक्ट इज रेसमिक मिक्सचर, दैट इज SN1 is accompanied through racemization. Only partial racemization has been observed in SN1, मतलब inversion product exceeds the retention product। अब देखो बेटा, चूंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, चूंकि यहाँ पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, तो रीअरेंजमेंट्स और रिंग एक्सपेंशन जहां जहां पॉसिबल होंगे वहां वहां हम लोगों को करना पड़ेगा। ये क्या होता है ये अभी आप लोग आगे चल के पढ़ोगे। अच्छा, रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन तो मैं पीछे वाली वीडियोस में काफी पढ़ा भी चुका हूं आपको, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि जब भी कार्बोकैटायन बना है वी हैव टू अंडरगो रीअरेंजमेंट्स थ्रू 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट। रिंग एक्सपेंशन साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटाइल में बदल जाती है, साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोपेंटाइल में बदल जाती है, एंड इट गोज ऑन। ठीक है, नोट हो गया, आगे बढ़े, चलो भाई। अच्छा, ये वाली स्लाइड आप लोगों ने नोट कर ली थी ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ठीक है, ओके। रोल ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स, नहीं सॉरी, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप पर हम SN2 पे भी बात कर चुके हैं, SN1 पे भी कर देते हैं कि भैया अगर लीविंग ग्रुप अच्छा है तो रेट ऑफ SN1 इंक्रीज करेगा ही करेगा।
और हम कैसे जानते हैं कि कोई बेटर लिविंग ग्रुप हो सकता है? अगर वो वीक बेस है। वीक बेसेस आर ऑलवेज द बेटर लिविंग ग्रुप्स। और उसका एग्जांपल ऐसा है कि जैसे HF, HCl, HBr, HI है, तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो यहां पर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, यानी कि HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एज कंपेयर टू HBr, HCl एंड HF। यानी कि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जिसका कॉन्जुगेट बेस होगा I-, ये आपका वीकेस्ट बेस होगा। और अगर ये वीकेस्ट बेस होगा यानी कि ये बेटर लिविंग ग्रुप होगा। क्या होगा? बेटर लिविंग ग्रुप या गुड लिविंग ग्रुप। भाई हैलोजेंस के केस में तो I- का कोई तोड़ ही नहीं। I- will be the best living group as compared to Br-, as compared to Cl-, as compared to F-। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मेन बात करते हैं कि सॉल्वेंट का क्या रोल होगा। तो बच्चों पहले तो आपको ये जानना है कि SN1 रिएक्शंस आर वेरी स्लो, जैसे मैंने बताया था कि क्योंकि उसमें पहला स्टेप हेटेरोलिटिक फिजन होता है जिसमें कार्बोकेटायन बन रहा होता है। तो भैया हमको उसको अगर फास्ट करना है तो हम क्या करेंगे? तो हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। सॉल्वेंट्स पे मैं लेक्चर निकाल चुका हूं, पीछे जाकर देख लेना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स दो तरीके के होते हैं। SN2 पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में होता है। SN1 जनरली अकर्स थ्रू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स मतलब जिसमें हाइड्रोजन एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हो और हाइड्रोजन H+ की तरह रिलीज हो सके, जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एसिड्स हो गया। इन सब में जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स ऑलवेज टेंड्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ द SN1 रिएक्शन एंड हाउ एंड व्हाई। सो कमिंग टू हाउ एंड व्हाई, सो जस्ट यू सी दैट ये RX है आपके पास। ये जितने भी जैसे वाटर है तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है 81 के करीब। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स मतलब जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कई बच्चे ये नहीं समझ पाते। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ऊपर से जब आप सॉल्यूट डालोगे ना उस सॉल्वेंट में तो उसको आयंस में तोड़ने की क्षमता रखती है। द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट टू ब्रेक द सॉल्यूट इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस इज नोन एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वो वाटर के पास सबसे ज्यादा होती है, या ये कह लो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की काफी अच्छी होती है, तो वो आयंस में तोड़ने की क्षमता रखते हैं। तो जैसे आपने भी SN1 मैकेनिज्म में देखा ना, हमने टेम्परेचर लिया ना, हमने प्रेशर लिया, हम क्या लेंगे? हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेंगे। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा? RX जो भी आयंस में डिसोसिएट होने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है R और X के बीच में। तो बेटा वाटर नाम की चीज या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नाम की चीज इस बात का फायदा उठाएगी कि उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है और खटाक से तोड़ डालेगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रॉपर्टी की वजह से। अच्छा, अब होता क्या है इसको थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग। कैसे? कि जितने भी देख रहे हो वाटर मॉलिक्यूल इसके आसपास भिनभिना रहे हैं। जब RX और वाटर कांटेक्ट में आए तो ऑक्सीजन जो कि पार्शियल नेगेटिव है R+ से चिपक गया, और वाटर का जो H का पार्शियल पॉजिटिव है वो X- के चिपक गया। तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो RX पे घेरा डाल रहे हैं, चारों तरफ से घेर रहे हैं। अब जैसे ही कोई चीज सॉल्वेट होती है तो एनर्जी रिलीज होती है जिसको बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी। तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी सफिशिएंट एनफ टू ब्रेक दिस RX बॉन्ड। अगेन एक दूसरा रिस्पेक्टिव इस बॉन्ड को तोड़ने के संबंधित, एक दूसरा रिस्पेक्टिव कि आखिर RX क्यों टूट रहा था। हेटेरोलिटिक फिजन था, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा था, ठीक है। तीसरा एक्सपेक्ट कि पानी जैसे RX को घेरता है तो एक सॉल्वेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी सफिशिएंट होती है RX को तोड़ने में मदद करती है, तो रिएक्शन थोड़ी फास्ट होने लगती है। क्लियर हो गई बात? पक्का? अब जब ये टूटेगा तो जानते हो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। A kind of hydrogen bonding exists between this H+ and most electronegative halogen atom। तो ये एनायन को भी स्टेबलाइज कर देगा, एकदम पोपचे में ले जाएगा
तो कोपचे में ले जाने के बाद कहेगा अब तेरे पास बिल्कुल भी क्षमता नहीं है कि तू 8+ के साथ अटैक कर सके। नाउ कार्बोकेटाइन इज फ्री, नाउ उसके पास न्यूक्लियोफाइल कोई भी दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर सकता है। क्लियर हो गई बात? पक्का? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो स्टेन टू केमिस्ट्री का सागर भाई सागर बच जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक पार्ट आएगा जिसमें SN1 SN2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक पार्ट आएगा जिसमें हम लोग SN1 और SN2 के क्वेश्चंस करेंगे, और एक पार्ट ऐसा आएगा जिसमें हम लोग SN2 या SN1 के एग्जांपल्स, रिएक्शंस एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा भैया, इस साल बहुत बड़ी दिवाली है।